हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो हमारी क्लास है वो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल इसकी जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है उसकी हमारी आज दूसरी क्लास है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में जो पूछे गए हैं उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं, तो उनको कैसे आसानी से आपको सॉल्व करना है और कौन सी अप्रोच लगाना है ताकि आपको बहुत कम समय लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, उसी के लिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है। तो ये हमारा प्रैक्टिस बैच है और एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों ही एग्ज़ाम इस लेक्चर से आपके कवर हो जाएंगे। तो अगस्त में आपके एग्ज़ाम है, तो लगभग आपके पास 1 महीने का समय है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इसी तरह के सवाल बार बार एग्ज़ाम में एसएससी पूछता है। ठीक है, इसमें मैं आपको बहुत ही कम समय में और अच्छी अप्रोच के साथ कैसे सवालों को सॉल्व किया जाता है वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की हमारी जो क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन लिखा है आपके सामने। देखिए, दो टोकरियों में 640 संतरे हैं। यदि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5 भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाए तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये आपके सामने सवाल है। तो हम क्या करते हैं, देखिए एक टोकरी ये है हमारे पास और दूसरी टोकरी ये। ठीक, इन दोनों के मिला के कितने संतरे हैं, 640। ठीक है, मिला के हैं, अलग अलग नहीं। तो हमको तो पता नहीं कितने हैं, तो हम इस टोकरी में मान लेते एक्स हैं और टोटल है 640। तो इसमें कितने बचेंगे, 640 माइनस एक्स। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है स्टेटमेंट देखिए, एक टोकरी से 1/5 भाग संतरे निकाल के दूसरी में डाल दो। ठीक है, तो दोनों की संख्या क्या हो जाती है, आपस में बराबर हो जाती है। इसी स्टेटमेंट को हमको जमाना है। तो हमने क्या किए, जो इसमें एक्स है उसमें से 5वां भाग x/5, तो इसमें x थे तो इससे इसका 5वां भाग मतलब x माइनस x/5 इसमें से निकाल दो तो घटाना पड़ेगा। और यही x/5 जो है मतलब इसका जो 5वां भाग है वो हमको कहाँ पर इसमें ऐड करना है। ये हो गया, मतलब इसमें से हम इसका 1/5 मतलब x का 1/5 कितना होगा, x/5, उसका हम 5वां भाग इसमें से निकाल रहे हैं तो निकाल लिया हमने। आप इसमें से भी निकाल सकते हो, दोनों में से आंसर सेम आएगा। इससे मैंने इसलिए किया क्योंकि आसान पड़ेगा, गुणा भाग कम करना पड़ेगा हमको। तो आप इसमें से x/5 भाग निकाल दो और इसी को आप इसमें ऐड कर दो, तो दोनों जो टोकरियां हैं उनमें संतरों की संख्या बराबर हो जाती है। तो हमने वही कर दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 4x और ये अपॉन 5। ठीक है, ये आ गया कितना, ये आपको 5 से यहाँ इंटू करना पड़ेगा। ये 0, 5 चौके 20, 2 बचा, ये 32 हो गया। ठीक है, ये माइनस का 5x और प्लस का x और डिवाइड में क्या जाएगा 5। देखिए ये 5 से 5 कट गया है ना, कितना बचेगा, 4x इज इक्वल टू 3200। और ये इसमें से आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस का 4x आएगा। 4x को यहाँ ले आइए तो कितना हो गया, 8x इज इक्वल टू 3200। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 से इसको काट दो, आप भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 4 बार जाएगा ना, तो x बराबर हो जाएगा 400। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, सी वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि दो संख्याओं का एल एच सी एफ, ये क्या है एच सी एफ, और लघुत्तम समवर्त मतलब LCM 21 और 84 है। यदि दो संख्याओं का रेशियो अनुपात दिया है 1:4, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या, ये रेशियो है। तो इसमें अगर हम x का मल्टीप्लाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगी, संख्या मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, x का मल्टीप्लाइड क्यों किया, क्योंकि ये रेशियो है, इसमें किसी न किसी नंबर का मल्टीप्लाइड हुआ होगा। तो हमने अभी पता नहीं हमको, तो x का मल्टीप्लाइड कर दिया। ठीक है, अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, HCF इंटू LCM। ये फॉर्मूला आप जानते हैं। पहली संख्या क्या है x, दूसरी क्या है 4x, और HCF कितना है 21 और LCM है 84।
4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या बचा 21 का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो एक्स बराबर क्या आ गया 21। तो देखिए पहली संख्या हो गई 21, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाइड करोगे तो वही बनेगा, है ना। और दूसरी क्या हो जाएगी 4 इंटू 21, क्यों, दूसरी 4x है, तो ये हो गई 84। पहली संख्या 21 और दूसरी संख्या 84, मतलब बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी 84। ठीक है, अगला देखिए, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 69120 से गुणा करें तो वह एक पूर्ण घन बन सके। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। इसका आप तरीका देख लीजिए क्या है। आप इसको क्या करना, इसको फैक्टर बना लेना, इसके फैक्टराइज कर लेना। फैक्टर कैसे बनाते हैं, इसमें आप भाग देते जाइए, सबसे छोटे नंबर से भाग देना शुरू करिए। ठीक है, भाग कौन से नंबर से देना है, इसके लिए मैंने विभाज्यता के नियम एक लेक्चर अपलोड किया है, आप उसको देखिए जाके। ठीक है, उसमें आप मैंने सारे नियम बताए हैं, अगर आप वो देख लोगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा कौन से नंबर से भाग देना चाहिए हमको। ठीक है, तो अभी 2 से भाग दे रहे हैं, 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6, है ना, 2 चौके 8, एक बचा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 0। ठीक है, ये आएगा। अब फिर से 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, है ना, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ये 0 हो गया। ये हो गया 2, फिर से जाएगा, फिर 2 अट्ठे 16 बचेगा, 1, 2 छंग 12, 2 चौके 8 और ये 0। ये 2 से फिर चला जाएगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 0। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ये 0 हो गया। फिर 2 से 2 एकम 2, 0 भाग नहीं जाएगा, 2 अट्ठे 16, ये आगे। फिर 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8 और ये 0, है ना। फिर 2 से 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और ये 0। अब क्या आ जाएगा, 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 1, 2 पंचे 10। अब 135 को आप भाग दोगे किससे, जब तक 1 नहीं हो जाता तब तक भाग देना है। 5 से दे दो इसका भाग, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, है ना। अब 3 से चला जाएगा 3 बार, 3 तिया 9, ये आ गया। अब फैक्टर मिल गए, आपको क्या बनाना है, घन बनाना है। देखिए जब भी घन बनाना होता है तो 3 3 के पेयर बनते हैं। 3 3 के पेयर मतलब एक, देखो 3 का जोड़ा, 2 का एक, ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, है ना, और 3 का एक पेयर बन गया। तो एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। लेकिन ये 5 जो है इसका पेयर नहीं बन रहा, है ना। कितने 5 होना चाहिए, 3 5 होना चाहिए, तभी ये पूर्ण घन बनेगा। मतलब एक 5 तो है हमारे पास, 2 5 और होना चाहिए, मतलब 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। मतलब 25 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको करने का मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, बहुत जल्दी आंसर निकाल लोगे आप। ठीक है, वैसे सॉल्व करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा और हो सकता है आंसर भी ना आए। तो देखिए मैं इसमें आपको कौन सा नियम बताता हूँ, देखो क्या बोलते हैं इसको, योगांतरानुपात। योगांतरानुपात, ठीक है। ये कैसा नियम होता है, जैसे ए अपॉन बी लिखा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, या ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ऐसा भी लिख सकते हो। इसका रिवर्स प्रोसेस भी सही है, अगर ये लिखा हुआ है तो आप ये लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, योगांतरानुपात लगा देते हैं। ठीक है, कैसे लगाओगे, इसके डिवाइड में क्या लिखा है, 1 लिखा है मान लो। ठीक, तो ये जो हो जाएगा, मैंने बोला अभी ये आपको ये फॉर्म दिख रहा है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो। देखो क्या लिखेंगे इसको, ऊपर आ जाएगा √2 प्लस एक्स अपॉन √2 माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। देखो इस नियम के अकॉर्डिंग ऐसा ही लिखा गया है, वो पहले प्लस फिर माइनस, तो हमने उसको अलग कर दिया, ए अपॉन बी के फॉर्म में बना दिया। लेकिन हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। मतलब एक को
एक को हम क्या करें, ऊपर यहाँ पर जोड़ा है ना, तो हम यहाँ पर जोड़ने वाला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। 2+1/2 - 1 ये लगा सकते हैं हम। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 3/1 हो जाएगा। अब बोथ साइड क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, यहाँ भी स्क्वायर कर दूं, यहाँ भी स्क्वायर कर दूं, तो क्या जाएगा ये 2+x/2 - x = 9/1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दीजिए, कितना जाएगा, 9×2 = 18 - 9x बराबर 1 का करोगे तो 2+x। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये आ जाएगा 16 है ना, और ये आ जाएगा कितना, 8 8 नहीं आएगा, सॉरी 10x आएगा, है ना। तो x बराबर कितना जाएगा, 16/10, ये x की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 8/5। मतलब हमारा सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर आप होल स्क्वायर यहीं पर लगा दोगे तो बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा और आपको आंसर निकालने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो इस अप्रोच को अपनाओ, ये ज़्यादा यूजफुल है और कम टाइम भी लगेगा इसमें। चलिए अगला देखते हैं। 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत। इसका मतलब ये हुआ 3 के 9 तक मल्टीपल, मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठी 24, 3 नाम 27। ये 9 मल्टीपल लिखे, इनका औसत बताना है। तो इस तरह जब भी इनका डिफरेंस सेम हो, देखो सबका डिफरेंस सेम है, तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ये मैंने औसत वाले चैप्टर में बताया आपको। फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट, ये लास्ट डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है ना। ये हो जाएगा 30/2 मतलब 15। कौन सा आंसर, सी वाला। ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से, जब डिफरेंस सेम हो तब आप फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हो। और अगर नहीं निकालना इससे तो आपको पूरा सबको जोड़ना पड़ेगा, फिर कितने हैं ये उससे भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ये याद रखो, इसमें आपको कम समय लगेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। ठीक है, यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है तो दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 1:2 है ना, और 2:3 ये दिया हमको। ठीक है, ये कितना हो रहा है टोटल, देखिए ये कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। ये बोल रहा है ये टोटल रेशियो है, मतलब भूमि और जल का जो अनुपात है पूरे वर्ल्ड में वो कितना है, 1:2। ये नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ पोल का रेशियो क्या दिया है, मतलब आधा, है ना। ये कोई देखो ये विश्व है, ये इतना भाग, ये नॉर्थ पोल है उत्तरी गोलार्ध, और ये साउथ पोल है ना। यहाँ पर वाटर और भूमि, भूमि और वाटर का रेशियो कितना है, 2:3। हमको यहाँ बताना है कितना है। ठीक है, लेकिन इनका टोटल जो दिया है रेशियो वो कितना है, 1:2। ठीक है, हमने देख लिया ये 3 हो रहा है, ये हो रहा है कितना, 5। अब इनको रेशियो को आप सेम बना लो। सेम कैसे बनाओगे, यहाँ 5 यहाँ 3 है, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाइड कर दो, यहाँ 3 का कर दो, तो क्या बन जाएगा, जब आप यहाँ पे क्या करोगे 5 का मल्टीप्लाइड और यहाँ करोगे 3 का, तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक, ये 15 अगर हो गया तो हमको ये डिवाइड करना पड़ेगा 2 भागों में, है ना। 15 को हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आधे भाग में यहाँ और आधे भाग में यहाँ। तो 15 को हम डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा, है ना, दशमलव में आएगा। तो अभी हम दशमलव को कैंसिल करने के लिए हम 15 को और बढ़ा लेते हैं, ताकि आधा करें तो दशमलव में ना आए। 15 को और अगर बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 30, उसी का मल्टीपल ले लो 30। तो हम क्या करते हैं, इसको हम 30 बना लेते हैं, इस वाले रेशो को 30 बना लेते हैं। तो 3 को 30 कैसे बनाओगे, जब आप 10 का मल्टीप्लाइड करोगे, तो 10 और ये हो जाएगा 20, 10 10 का मल्टीप्लाइड कर दिया हमने। ठीक है, अब टोटल रेशियो, टोटल जो पार्ट हो गया वो कितना हो गया, 30। तो नॉर्थ पोल में कितने में डिवाइड हो गया, ये 15 के हिसाब से डिवाइड हो गया। वैसे ही साउथ पोल में भी कितना हो जाएगा, 15 के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, है ना। टोटल रेशियो कितना हो गया पूरा, 1:2, मतलब मिला दिया हमने कि 30 है मान लो।
तो नॉर्थ पोल में 15 वैल्यू और साउथ पोल में 15, है ना। तो नॉर्थ पोल में 15 अगर टोटल दिया है तो यहाँ पर कितना है, 2:3 है। तो हम इसको क्या करते हैं, 15 के हिसाब से बांट लेते हैं, है ना। 15 बनाना है इसको, तो टोटल है 5, तो कैसे मल्टीप्लाइड 3 से, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, और 3 दिया कितना हो गया 9। अब देखो टोटल 30 था तो आधा निकला 15, 15 इस हिसाब से डिवाइड हो गया, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, नॉर्थ पोल की, है ना। हमको निकालना कि इसकी साउथ पोल की, तो ये है कितना, ये टोटल है, ये नॉर्थ पोल का हिस्सा हो गया। तो अगर आप इसमें से इसको घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, साउथ पोल का हिस्सा आ जाएगा। इससे घटाओगे तो 4, इससे घटाओगे तो 11, मतलब कौन सा आंसर, डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ाने पर उसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा। इसके लिए आप ये फॉर्मूला याद रखिए, ये मैं बता चुका हूँ प्रतिशत वाले चैप्टर में। अगर आपने नहीं देखा उस लेक्चर को तो देख लीजिए जाके, प्लेलिस्ट में डला हुआ है। इस फॉर्मूले को लगा दो, 10 + 10, 10 गुणित 10/100, ये कितना आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 20 और 1 21, 21%। लेकिन इसको हमको एक बार और लगाना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, आयतन है। तो ये तो वर्ग के लिए हो गया, क्षेत्रफल के लिए एक बार लगाया जाता है, तो 21% और ये हो गया 10%। ठीक है, अब इसमें फिर से इस फॉर्मूला लगाओ, 21 + 10 प्लस 21 × 10/100। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये दशमलव लग जाएगा। 31 + 2.1 कितना आ जाएगा, 33.1%। मतलब जो आयतन है वो 10% 3 बार बढ़ाओगे तो 30 नहीं होगा, कौन सा होगा, 33.1%। ठीक है, अगला देखिए, 5 रुपए में 6 की दर से खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से संतरे बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब ये सवाल में, इस सवाल में देखिए आप लोग, इस सवाल में देखिए 5 रुपए में 6 वस्तु, ठीक है, और 6 रुपए में 5 वस्तु। ठीक, ये क्या है हमारा, ये है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। आपको क्या करना है, रुपए को सेम नहीं बनाना, रुपए को सेम नहीं, किसको सेम बनाना है, वस्तु को सेम बनाओ आप। वस्तु ये जो है ना, इसको इक्वल कर दो। कैसे इक्वल, इसका मल्टीप्लाई ऊपर और इसका मल्टीप्लाई नीचे। तो 5 का ऊपर करोगे तो 5 × 6 = 30, और 5 × 5 = 6 का नीचे करोगे तो 6 × 5 = 30। अब 30 वस्तु ये हो गई, 30 वस्तु यहाँ हो गई। अब आपने यहाँ 5 का मल्टीप्लाइड किया तो यहाँ भी 5 का हो जाएगा, मतलब कितने रुपए बन जाएगा, 25 रुपए। और यहाँ पर आपने 5 में काय का किया, 6 का, तो यहाँ भी 6 का हो जाएगा, मतलब 36 रुपए। हम वस्तु क्यों सेम कर रहे हैं, क्योंकि वस्तुओं से ही पैसे निर्धारित होते हैं, है ना। पैसे से वस्तु निर्धारित नहीं हो रही है, वस्तु से पैसे, कितने रुपए में हम इतनी वस्तुएं बेच रहे हैं। ठीक है, तो देखो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 25 रुपए, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 36 रुपए। तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, कितने रुपए का, 11 रुपए का। परसेंट में निकालना है तो डिवाइड में आ जाएगा कॉस्ट प्राइस और इनटू क्या आ जाएगा, 100, सॉरी 11 नहीं कटेगा, 5 से काट दो, 25 से काट दो 4 बार, तो 11 चौके 44%, कितना आ जाएगा, 44%। सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। रमेश अपनी वस्तु को 6,000 रुपए में अंकित कीमत पर 20% छूट के पश्चात भी 60% लाभ कमाता है, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस। अब देखिए ये 6,000 है, इसमें 20% की छूट दे रहा है, मतलब कितने में बेच रहा है, 80 में, 80% में, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 4800 में बेच रहा है वो। 6,000 रुपए की वस्तु 4800 में बेच रहा है, क्यों, 20% छूट दे रहा है। तो ये जो 4800 है ये 60% लाभ के बराबर है, मतलब ये जो 48% है ये कितने की वैल्यू है, ये 100% की नहीं है, ये कितने की है, 160% की। 100% की निकालोगे मतलब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, तो 100% के लिए कैसे निकालेंगे, 160 बटे में आ जाएगा और ये हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाइड, ये कैंसिल, 16 से 3 बार कट गया, कितना आ जाएगा
3000। यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 19 गुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। साधारण ब्याज आई, इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ये होता है। ठीक, अब यहाँ क्या दिया है, देखो वस्तु क्या हो रही, 7 गुनी हो जाती है। ठीक है, वस्तु अगर 7 गुनी हो जाएगी तो इसको देखिए, समझिए कि मूलधन कितना है, मूलधन है पी। ठीक है, वस्तु 7 गुनी कब होगी, देखो वस्तु पहले पी थी, फिर कुछ समय बाद मतलब 8 वर्षों बाद कितनी हो गई, 7p हो गई। ठीक है, 8 वर्ष के बाद मतलब जो वस्तु का प्राइस है, इसको अमाउंट बोल सकते हैं, वो कितना हो जाता है, वो 7p हो जाता है। पहले कितना था, p बस था, मतलब ये 1p था, फिर 8 वर्ष बीत गए तो अमाउंट क्या बन गया, 7p। जब आप इंटरेस्ट निकालोगे तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 7p माइनस p कितना हो गया, ब्याज कितना हो गया, 6p, है ना। पहले p था, 6p हो गया, तब तो 7 गुना होगा। तो यहां पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे, तो i बराबर कितना जाएगा, 6p इज इक्वल टू, p की वैल्यू तो p है, मूलधन है वो, r की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, और t हमारा दिया 8 वर्ष बटे 100, p से p करिए। हमेशा याद रखना i जो होता है जितने गुना दिया होगा उससे एक कम आएगा, n माइनस वन, मतलब n दिया है तो n माइनस वन होता है वो। तो p से p कट गया। अब आप इसको काट दो, 4 दूनी 8 और ये 25, 2 से काट दो, 3 बार कट गया, तो r बराबर कितना आ गया, 75%। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे सवाल देखिए, कितने वर्षों में 19 गुना हो जाएगी, सेम 19 गुना आ गया। तो जब आई का फॉर्मूला लगाओगे तो 19 से कितना लिखोगे, यहाँ 18, है ना, तभी तो एक जुड़ेगा तो 19 होगा। यहाँ हो जाएगा पी, ये भी पी रहेगा, 18p इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये पी से पी कट गया, ये 18 बराबर आर की वैल्यू कितनी है, 75, समय हमको निकालना है, डिवाइडेड बाय 100। 25 से काट दो 3 बार, 25 से कट गया 4 बार, 3 से कट गया 6, 6 चौको 24, टी बराबर कितना आ गया, 24 वर्ष। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, आगे समझ में। ये सवाल देखिए, एक्स तथा वाई क्रमशः 12 व 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि काम का 50, ये परसेंट में है, दरअसल गलत लिख गया ये, 50% भाग पूरा करना हो तो कितने दिन लगेंगे। देखिए एक्स और वाई दोनों एक काम को कितने कितने दिनों में, 12-12 दिनों में करते हैं। तो टोटल जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। क्यों, इनका एलसीएम 12-12 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। टोटल वर्क हो गया 12 यूनिट। ठीक है, ये कितने की स्पीड से करेगा, इसमें भाग दे दोगे तो एक दिन में 1 यूनिट, ये कितने की, एक दिन में 1 यूनिट। तो जो दोनों जब मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितने यूनिट करेंगे, 2 यूनिट। टोटल काम कितना है, 12 यूनिट। तो एक दिन में 2 यूनिट हो रहा है, तो 12 यूनिट करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। ठीक है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, काम का 50% भाग पूरा करना हो तो कितने दिन लगेंगे, तो 6 दिन लग रहे हैं पूरा काम करने में, तो आधा काम करने में कितना लगेंगे, 2 का भाग दे दो, कितने दिन लगेंगे, 3 दिन। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की लंबाई। देखिए, जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही है, ठीक है, ये ट्रेन आ रही है, ये व्यक्ति खड़ा है, ठीक, तो जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस लेती है, लंबाई के बराबर ही उसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो हमको लंबाई बताना है, तो हमने ट्रेन की लंबाई मान ली एल, तो कितना समय लग रहा है,
व्यक्ति को पार करने में 8 सेकंड लग रहा है, तो अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस और बटे टाइम लग रहा है 8 सेकंड। ये किसके बराबर होगा? जब प्लेटफॉर्म 264 मीटर लंबा हो। तो जब प्लेटफॉर्म की बात आती है तो आप याद रखना, प्लेटफॉर्म की जब बात आती है तो ये हो गया प्लेटफॉर्म और ये हो गई ट्रेन। जब प्लेटफॉर्म की लंबाई आती है तो गाड़ी की जो लंबाई होती है प्लस जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है वो टोटल डिस्टेंस बनती है। ठीक है, तो गाड़ी की लंबाई है एल, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 264 डिवाइडेड बाय कितना समय लग रहा है उसको, 20 सेकंड। मतलब ट्रेन को खुद की लंबाई भी पार करना है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करना है, इसलिए देखो ज्यादा समय लग रहा है। तो यहाँ पर जो स्पीड होगी वही स्पीड यहाँ पर भी होगी ना, स्पीड तो बदलेगी नहीं ट्रेन की, तो दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। इसको आप सॉल्व कर लो, आपको लेंथ मिल जाएगी। कितना आगे, 5L इज इक्वल टू 2L प्लस 2 इंटू 264। अब एल यहाँ लाओगे तो 3L हो जाएगा, तो एल बराबर क्या जाएगा, 2 इंटू 264/3। 3 से काट दो, 3 अट्ठी 24, 3 अट्ठी 24, 2 से मल्टीप्लाइड करोगे कितना जाएगा, 176। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 176 मीटर। ठीक है, ये देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें। यदि ए स्क्वायर बराबर 2 हो तो a प्लस 1 कितना होगा। आपको लग रहा होगा यहाँ से रूट हटा दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, लेकिन रूट में तो दिख ही नहीं रहा कहीं आंसर। देखो आंसर कैसा दिख रहा है, ए के फॉर्म में दिख रहा है। तो देखिए ए स्क्वायर, इसमें मैं क्या करता हूँ, -1 यहाँ घटा देता हूँ, यहाँ भी -1 घटा देता हूँ। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये बन जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये दो में से एक गया तो कितना बचा, एक। इंटू में हमको किसकी वैल्यू चाहिए, a प्लस 1 की, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/a-1। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, ये सवाल देखिए, 4/1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा होता है क्या, सेक स्क्वायर अल्फा। ये सूत्र है, आपको याद ही करना पड़ेगा इसको। और 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर अल्फा। ये भी फॉर्मूला है, प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा सेक, तो क्या बन जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर अल्फा। ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर अल्फा। 4 कॉमन ले लो, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 4। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी। ये सवाल देखिए स्टूडेंट्स, 24 सेंटीमीटर परिधि वाले एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है, तो एजी की लंबाई बताना है। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बना लें हम, क्या होता है, ये समबाहु त्रिभुज है हमारा ए बी सी, 24 सेंटीमीटर परिधि। ठीक है, सरकम जो सरकमफेरेंस है उसकी कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो हमको क्या पता है, जो समबाहु त्रिभुज होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। ये भी 8 हो गई, ये भी 8 हो गई, ये भी 8 हो गई, है ना, 3 से भाग दे दो, 3 अट्ठी 24, तीनों 8 8। अब हमको क्या ज्ञात करना है, एबीसी का केंद्रक क्या है, जी। ये केंद्रक ले लेते हैं जी, यहाँ से हम परपेंडिकुलर नहीं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं ये। ठीक है, यहाँ डी में मिल रही मान लो, ये क्या है, केंद्रक है। तो आप जानते हो कि समबाहु त्रिभुज का या कोई भी जो त्रिभुज होता है उसकी अगर माध्यिका खींची जाए, ये दरअसल एजी माध्यिका है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है, माध्यिका, मीडियन। ये क्या है, मीडियन। तो केंद्रक तभी बनता है जब मीडियन खींची जाती है, तो ये मीडियन है। तो आप जानते हैं मीडियन जो होती है वो सेंट्रॉइड जो केंद्रक होता है वहां से कितने अनुपात में विभक्त होती है, 2:1 में। ठीक है, हमको एजी निकालना है। अगर हमको पूरी ये वैल्यू पता चल जाए एडी, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज है, ये क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई। समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, √3/2 इंटू ए। ये क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की हाइट। हमको ए पता है, √3/2 इंटू ए कितना है, 8। कट गया,
कितना आ गया 4√3 इज इक्वल टू एच। मतलब हमको इस पूरे ए डी की वैल्यू क्या मिल गई 4√3। अब आप इजिली डिवाइड कर सकते हो, 2:1 में भाग देना है तो हम ए जी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आप जानते हो समानुपात से कितना हो जाएगा, ए जी की लंबाई 2/3 गुणित 4√3। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो 8/√3। कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, सेकेंड वाला। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और अगर आपको कोई डाउट हो किसी सवाल में, अगर कोई सवाल समझ में ना आया हो और इसके अलावा भी अगर किसी सवाल में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे और इसी प्रोसेस से उनको सॉल्व करिए, नोट्स बनाते जाइए ताकि एग्जाम में आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं ख़त्म होती है। तो थैंक यू।